हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में दो जगह इसका उल्लेख मिलता है। पहला प्रस्तावना, यदि प्रस्तावना की लाइन को आप पढ़ते हैं तो आपको मिलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को आप नोटिस करेंगे। और दूसरी तरफ जब आप संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, तो वहाँ भी राज्य अपने नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से सहयोग करेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो कि एसएससी डिफरेंट टाइप एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर में हमारा कंप्लीट होगा। ये 16वां लेक्चर है। 1 से लेकर 15 तक का लेक्चर अपलोड हो गया है, प्रस्तावना शुरू से लेकर के। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप यदि भारत की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मेरे साथ बिल्कुल अपने आप को, अपने लक्ष्य को, गोल को टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है आपके सामने। पहला सवाल ये है कि कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। कल्याणकारी राज्य है ना। राज्य देखिए 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास। राज्य की जो राज्य का जो प्रकार दिया गया है, इसको एक बार यहाँ समझ लेते हैं। जो राज्य होते हैं वो राज्य 2 तरह से होते हैं। राज्य हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है पहला, एक साधारण राज्य, ठीक है। एक और दूसरा होता है कल्याणकारी राज्य, ठीक है, कल्याणकारी राज्य। तो जब हम बात करेंगे सामान्य राज्य की, तो इस राज्य की जो गतिविधि होगी, जो राज्य का जो मुखिया होगा, वो सिर्फ विधि, नियम, कानून, इन सब पर ही केवल बल देगा, इसको ही क्रियान्वयन करवाएगा। लेकिन समाज के कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे तो राज्य का जो मुख्य होगा, प्रमुख होगा, वह अपने नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग प्रदान करेगा, उनके शिक्षा का ध्यान रखेगा, उनके रोजगार का ध्यान रखेगा, उनकी आय की विषमता का ध्यान रखेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन का ध्यान रखेगा, और साथ ही साथ उनके पोषाहार एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, इन सब पर बल देते हुए अपने राज्य का उत्थान करने की बात करेगा। तो इसे हम कहते हैं कल्याणकारी राज्य। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा है, उसके अंदर कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, न कि केवल साधारण राज्य पे। ठीक है, और इस कल्याणकारी राज्य में ये भी कहा गया है कि जो देश की संसाधन हैं, उन संसाधनों का समान वितरण होगा, और वितरण इस तरह से किया जाएगा कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो सके। इसका मतलब कि लखनऊ से, यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो लखनऊ से, राज्य से, राजधानी से कोई योजना यदि चली है तो उन ग्रामीण जीवन तक जानी चाहिए, उन सभी वंचित वर्गों तक जानी चाहिए जो कि इस लाइन में सबसे अंतिम छोर पे खड़े हैं। ठीक है, ये होता है कल्याणकारी राज्य। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य क्या होता है। तो पहला सवाल है कल्याणकारी राज्य निहित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, एक इसमें है, ए भाग 4 में है। किसमें? 4 में। अनुच्छेद बता दीजिए जरा। अनुच्छेद है 12 से लेकर के, सॉरी, ये है 36 से 51 तक, है ना, भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें कितने हैं? 36 से 51। अनुच्छेद को भी याद करवा देंगे इसी वीडियो में, आप चिंता ना करें, कॉन्सेप्ट समझें। संविधान की भाग 8 में क्या है जरा बताइए? मूल अधिकारों में, मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में। संविधान की भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से कितने तक? 35 तक। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और संविधान की भाग 8 में क्या है जरा बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आगे की तरफ। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को सुनिश्चित हम किसमें किए हैं? हमने अभी बताया कि हमारे
देश में, हमारे भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। CHSL में आया है प्रश्न, और ये किस में होता है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। और भाग 4 क में क्या है? 4 क में है फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब मौलिक कर्तव्य। और इस एक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का। मतलब ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान के किस भाग में है, तो आपका जवाब होगा सर 4 क में है। यदि आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51 क। इन सब सारी बातों को आप याद रखेंगे। आपातकालीन की बात करें, ऑप्शन के साथ खेलें, तो जो आपातकालीन है ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। एक संविधान के किस भाग में है? ये संविधान के भाग 18 में है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 18 में किसका उल्लेख है, तो आप कहेंगे आपातकाल का प्रावधान या आपातकाल उपबंध। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद ये होता है 352 से, है ना, 352 से 360। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद क्या है? एक है हमारे पास 352। 352 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ये आपातकाल कब लगेगा? बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, आंतरिक अशांति हो, तो है ना, तो इन सब आधारों पे 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा तो अनुच्छेद 358 के तहत, जो आपको 358 के तहत जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और 359 के अनुसार और 359 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़ करके सभी अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। तो 352 में क्या है? 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। और ये आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक के तत्व किस में है? यह है भाग 4 में। अनुच्छेद पूछेगा तुरंत बताइएगा 36 से 51 तक, ठीक है। आगे चलें। भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य के किसी भी उन परिवेश में, उन समाज में जहाँ पे अमीर और गरीब दो लोग रहते हैं, तो इनके बीच की खाई, आय की विषमता को कम करना, आय की विषमता को कम करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। तो आय की विषमता को कम हम कैसे करेंगे? कि देश के संसाधनों का, राज्य के संसाधनों का हम इस तरह से मतलब विकेंद्रीकरण करेंगे कि उस वंचित वर्ग तक या कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो सके, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, ठीक। तो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित एक राज्य में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। देख सकते हैं कितनी बार प्रश्न में आया है। और राज्य के नीति निर्देशक के तत्व कहाँ से लिया गया है, ये भी प्रश्न आ चुका है। तो आपका जवाब होगा सर ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी हम आयरलैंड से लिए गए हैं। क्या? जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का जो नामांकन भी हम आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद पूछेगा तुरंत बताइएगा सर 36 से 51। इन 36 से 51 वीडियो खत्म होते होते आपको याद हो जाएगा, गारंटी रखिएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 क में है और अनुच्छेद की कितने में? 51 ए में या 51 क में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद की बात करें तो हम क्या हो जाएगा 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। हमने शुरू में बता दिया था
कि भारतीय संविधान में दो जगह न्याय की बात की गई है। एक संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, दूसरा राज्य अपने नागरिक को लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है अनुच्छेद 38 के तहत। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक, कि अनुच्छेद 38 में क्या है। तो आप कहें कि लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था राज्य अपने नागरिक के लिए करता है, ठीक। आगे चलें। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जा सके तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि राज्य, आपने तो संविधान पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए हमारा चिंटू है, ये चिंटू संविधान पढ़ लिया और संविधान में लिखा गया है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 41 की बात करें कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में, ये भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 41 में क्या है। तो अनुच्छेद 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, जैसे आप बेरोजगारी हो गई, शिक्षा हो गया, वृद्धावस्था, विकलांगता, इन अवस्थाओं में आपको काम पाने का अधिकार है। तो इसका मतलब है कि यदि काम किसी को नहीं मिला तो तुरंत कोर्ट में जा सकता है कि महोदय ऐसा है कि हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को इन दशाओं में रोजगार प्रदान करेगा, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरी याचिका को दायर की जाए। तो इन सब मामले को लेकर के क्या इन सब मामला कोर्ट में जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 44 के तहत क्या किया गया है, समान सिविल संहिता लागू की गई है। तो जो समान सिविल संहिता है, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक राज्य का एक नियम कानून होगा। गोद लेने का नियम, विवाह करने का नियम, विवाह विच्छेदन का नियम, संपत्ति का अधिकार, इन सब सारे मामले हर एक राज्य में एक जैसे रहेंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अपने उत्तर प्रदेश में देखिए, बाकी राज्यों में देखिए, केवल मात्र एक गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू की गई है। तो क्या जो नागरिक न्यायालय के पास जा सकते हैं क्या? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल डी। यदि सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं कर पाती तो इस अवस्था में कोई भी नागरिक न्यायालय के पास नहीं जा सकता, मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कंफर्म हुआ, ठीक है। ये अनुच्छेद किसके तहत है? 37 के तहत। ये भी बातें आप याद रखिएगा। और 38 के तहत क्या है कि लोक समाज कल्याणकारी अभिव्यक्ति के लिए राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा, ठीक है। आगे चलें। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अब राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि राज्य अपने नागरिक के लिए नीतियां बनाएगा, उनके कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कल्याण की बात करेगा, उन वंचित वर्गों के उत्थान की बात करेगा जो समाज के हर तरह से पिछड़े इलाके से दौड़ रहे हैं, जो अपनी मात्र दिन भर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असफल हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो राज्य उनके उत्थान की बात हमेशा करेगा, हमेशा उनको प्राथमिकता दर्ज करेगा। अपने राज्य में पशुओं के बलि को निषेध करेगा, जो पशु जो दूध दे रहे हैं या जो वन्य जीव हैं इनकी रक्षा करेगा, संरक्षण करेगा। पर्यावरण से संबंधित कृषि संगठन को सशक्तिकरण करेगा, ग्राम पंचायत को सशक्तिकरण करेगा, राज्य के पोषाहार स्तर को ऊंचा करेगा। तो इन सब सारी व्यवस्थाओं का प्रावधान राज्य अपने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से करता है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, है ना। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये बहुत ही अच्छा है। हर एक जो भी मुख्यमंत्री होते हैं जब वो शपथ लेते हैं तो वो इस बात का जरूर निर्धारण करते हैं कि उनको प्राथमिकता किसको देना है, उनका जो कार्य होता है वो कार्य किस दिशा में होना चाहिए, ठीक है। जो भी सरकार होती है इस बात को जरूर अपने दिमाग में सजाए रखती है। तो हम बात करें कि संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का 36 से लेकर 51 तक। ऑप्शन के साथ खेल लें। भाग 3 में क्या है, इसमें है फंडामेंटल राइट्स,
अनुच्छेद बता दीजिए जरा, 12 से लेकर के 35 तक। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य, क्या है, संघ एवं, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आप भी पढ़िए, है ना, नहीं तो पढ़ते ही रह जाएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक, मतलब कि आपको इस तरह से पढ़ना है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सिलेक्शन तो होगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देना है, बहुत तेज़ी से कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, संघ एवं राज्य, ये इसमें कितने अनुच्छेद है भाई, 1 से लेकर के कितने तक, 4 तक। एक में क्या है, अनुच्छेद 1 बहुत बार पूछा गया है, IAS में भी पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 1 में क्या उल्लेख है, तो आपका जवाब होगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आप पूरे संविधान को देख लेना, कहीं भी आपको केंद्र लिखा हुआ वर्ड नहीं मिलेगा, हमें हर जगह संघ की बात की गई है। ठीक है, यूनियन। भाग 2 में क्या है मेरे दोस्त, भाग 2 में है नागरिकता, क्या है, नागरिकता। ठीक है सर, तो नागरिकता एक कितने से अनुच्छेद है, 5 से लेकर के 11 तक। नागरिकता अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना ध्यान से, बार बार वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, PDF तो मैं दे ही दे रहा हूँ, लेकिन खुद से भी लिखो। चलिए आगे चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे सिर्फ लिखा CHSL 2012 है, ये PCS में भी आ चुका है। मैं PCS लिख दूंगा तो आप भड़क जाओगे, कहोगे सर PCS का सवाल आप करवा रहे हो। ठीक है, तो मैंने CHSL लिख रखा है और ये बहुत जगह प्रश्न में आया हुआ है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास, कई बार रट लेना बिल्कुल। इसका आंसर होगा KT शाह। KM मुंशी का एक बार फुल फॉर्म आ गया था, क्या है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, क्या है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। BR अम्बेडकर के बारे में बात कर लें, भीमराव अम्बेडकर के, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद है क्या, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त, है ना, 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये सब पढ़ा दिए, मैं आपको बस लिंक करवा के आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है, लिंक करना ही इस क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट की है। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक के तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हमने पहले भी बताया था आपको कि 36 से 51 तक जितने भी नीति निर्देशक के जो तत्व हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट में कोई राज्य यदि उसको लागू करने में निष्फल हो जाता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, यदि हम कहें कि आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हम ये लेते हैं अनुच्छेद नंबर कितना, कि अनुच्छेद लेते हैं 48 को ले लें हम, है ना, तो 48 में कहा गया है कि कृषि संगठन एवं पशुपालन व्यवस्था का सशक्तिकरण। तो यदि इन सब मामले का अच्छे से क्रियान्वयन या देखरेख नहीं हो पा रहा है तो इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अनुच्छेद 37। तो जो अनुच्छेद 37 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने में कोई अपनी भूमिका रोल प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य के जो मुखिया हैं, वो जो राज्य के जो प्रधान हैं, वो किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद हर एक तरीके से इसको लागू करवाने की उनकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन न्यायालय इसको नहीं लागू, मतलब कि इस पे दबाव नहीं डाल सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, अब आपको मामला क्या हुआ कि अब हम 17 को ही ले लेते हैं। अनुच्छेद 17 में आपको पता होगा कि छुआछूत। तो छुआछूत का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मान लीजिए हम गोरे हैं या आप गोरे हैं, हम काले हैं, हमने क्या किया कि आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और आप इसलिए हमसे हाथ नहीं मिलाए कि हम काले हैं। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हम आप OBC कास्ट में हैं, हम SC ST कास्ट में हैं, सार्वजनिक नल है, सरकारी नल गड़ा हुआ है, आप हमको पानी इसलिए नहीं वहाँ पे पीने दे रहे हैं क्योंकि हम SC ST हैं। तो इन सब मामलों में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप तुरंत अपनी याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट,
और आप कहेंगे कि महोदय मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, मुझे उन तमाम आवश्यकताओं से वंचित किया जा रहा है जो मेरे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, तो न्यायालय क्या करेगा? रिट जारी करेगा, आदेश देगा और आपके मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाएगा। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में ऐसा नहीं है, राज्य इसे लागू नहीं कर सकता। ठीक, तो अनुच्छेद 37 इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन कर उनको सशक्तिकरण करेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के गठन से राज्य के शासन की तीसरे स्तर की सरकार स्थापित होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का गठन कर उनका सशक्तिकरण करना, ग्राम पंचायत, ये 40 में है। 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता। क्या है इसमें? एक समान सिविल संहिता। क्या है? एक समान सिविल संहिता, मतलब सबके लिए एक समान नियम रहेगा। और ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। जितना स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो मस्ती मत करना, बढ़िया से पढ़ना। ठीक, एक भी प्रश्न छोड़ना मत। अब यही अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। क्या है इसमें? मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लो कई बार। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये सारे प्रश्न में आए हुए हैं। तो अब देखो कि मैंने एक प्रश्न से कितने 1 2 3 4 5 6 7 कई सारे प्रश्न हम कवर कर ले रहे हैं। यही होता है कि जब आपका ज्ञान इस लेवल तक पहुँच आता है कि आप किसी एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के लगते हैं पढ़ने, उन कड़ियों से कड़ी को मिला के लगते हैं पढ़ने, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन ज़रूरत है कि उन कड़ियों को जोड़ना। आपके दिमाग में सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। अब यही हम क्या करें कि 8-10 एक सवाल से 6-7-8 सवाल बता दिए, अब यही 6-7-8 सवाल अलग से टाइप करके लाएं, फिर उसमें टिक करके आगे बढ़ जाएं, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तो आप समझिए, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व को प्रश्न के माध्यम से समझिए, अलग से कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लेंगे सफिशिएंट है, कोई एग्जाम बाहर नहीं जाएगा इससे। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अब देखिए, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39, क्योंकि अनुच्छेद 39 के तहत राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए बहुत निर्देश दिए गए हैं। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका मतलब क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, हम बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करें, जैसे मान लो हम इसमें बिजली विभाग में इंजीनियर हैं, तो यदि मान लो हम इंजीनियर हैं, आपको पता है कि हम लड़के हैं, मतलब मेल हैं। अब क्या है कि मान लेते हैं कि राधा एक लड़की है, ये भी बिजली विभाग में क्या है, एक इंजीनियर है। तो चूंकि ये फीमेल है, तो हम लड़के हैं, लड़की है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसको सैलरी कम मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। समान काम के लिए समान वेतन। जब दोनों इंजीनियर हैं तो दोनों की सैलरी क्या होगी, बिल्कुल से इक्वल होनी चाहिए। ऐसा हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है, और ये हर जगह होता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई लिंग से, जाति से, धर्म से, क्षेत्र से कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 में क्या है, हमने अभी बताया था, ये भी प्रश्न में आता है कि अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि पशुपालन, कृषि संगठन एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। 44 में क्या है, एक समान सिविल संहिता। लागू करने वाला राज्य कौन सा है, गोवा। तो एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, 44 में। 50 में क्या है, 50 मतलब 50-50। हमारे भारत का जब संविधान लिखा जा रहा है तो उसमें एक, आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान की या शासन की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो 3 तरह से, जो सरकार के जो अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका का कार्य होता है विधियां बनाना, नियम कानून बनाना। कार्यपालिका का जो कार्य होता है उनको क्रियान्वयन कराना, उनको अच्छे से पालन करवाना। ठीक है, और न्यायपालिका का काम होता है कि जब जो विधि बनाया और जो पालन किया, इनमें यदि कोई दोष है तो दोनों को कटघरे में खड़ा कौन करेगा, न्यायपालिका।
जैसे मान लीजिए कि संसद से कोई नियम कानून बन गया कि जो वंचित वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनको हम कोरोना में हम फ्री में राशन देंगे, क्योंकि उसमें सब काम बंद है तो वो लोग कहाँ जाएंगे, दिन दिहाड़ी के मजदूर हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि संसद में ऐसा कानून बन गया इसके उपलक्ष्य में, तो आईएएस जो सिविल सेवा हैं उनको, सिविल सेवक हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई, सिविल सेवक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, तो उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि आप इसको अच्छे से पालन करवाइए। लेकिन क्या हुआ कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया। चीनी पता चला कोई गोल कर दे रहा है, कोई गेहूँ गायब कर दे रहा है, तो जो गरीब है किसके पास जाएगा? न्यायालय के पास जाएगा। न्यायालय क्या करेगा? दोनों को कटघरे में बुलाएगा कि कार्यपालिका के हमेशा जवाबदेही विधायिका के प्रति होती है, लेकिन सबसे पहले कार्यपालिका को बुलाएगा न्यायपालिका। इसका मतलब हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है, इसमें कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसीलिए अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या पृथक्करीकरण, मतलब अलगाव, कार्यपालिका अलग रहेगी, न्यायपालिका अलग रहेगी। ठीक है, यही, क्योंकि कार्यपालिका ही मतलब कि नियमों का पालन करवाती है, इसी में गड़बड़ी होता है। ठीक, चलिए आगे चलें। आई होप एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 9 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क, ये 39 क है, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कि समान, सबको एक तरह से समान न्याय मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चिंटू है ना, एक हमारे पास ये चिंटू है और ये हम हैं, ठीक है। यदि दोनों ही अपराध किए हैं, दोनों लोग अपराध किए हैं, अब पता चला कि चिंटू बहुत अमीर घर का है, हम बहुत गरीब घर के हैं, तो चिंटू तो पैसा देके बच जाएगा। लेकिन समान न्याय की जब बात की जाएगी तो यदि दोनों ही दोषी हैं तो सजा तो दोनों को होगी, ठीक है, सजा तो दोनों को होगी। नहीं दोषी हैं तो छूटेंगे दोनों। ऐसा नहीं है कि मतलब, तो ये होता है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये किसमें उल्लेखित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब भारतीय संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, ये किसमें है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। आगे चलें। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है ना? तो पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित कौन सा है? तो नीचे चलते हैं। ये देखिए सभी एक प्रश्न है ना, मैंने एक ही में समेट मैं बता दूंगा, सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 49 में क्या है कि अनुच्छेद 49 में है कि राष्ट्रीय स्तर के जितने स्मारक हैं, जितने स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, स्थल हो, उनको क्या करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा। जैसे ताजमहल कहाँ हो गया? आपके उत्तर प्रदेश में है ताजमहल। तो ताजमहल ध्वस्त ना हो, तो ताजमहल गंदगी ना हो उसके अगल बगल, ताजमहल को किस तरह से क्षति न पहुँचे, ये राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण, उनका देख रेख किसकी जिम्मेदारी बनती है? राज्य में। भीमबेटका, खजुराहो का मंदिर, या इन सब के जितने भी मतलब जो राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं वो जिस राज्य में पड़ते हैं, सब भारतीय संविधान में उन राज्यों को निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 49 के तहत कि आपको इनका संरक्षण करना है। आप चाहे जैसे करो, लेकिन इसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 49 में। 48 में क्या हमने अभी बताया कि कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। तो अनुच्छेद 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 39 में क्या हमने बता दिया? 37 एक बार फिर से हमारे साथ याद कर लीजिए। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में, एक मिनट माइक, हाँ, उस कंडीशन में आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते, क्योंकि राज्य की डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आई होप क्लियर होगा मेरे दोस्त। आगे चलें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? अभी इसके पहले हमने देखा
एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2010 में आया है प्रश्न। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। 44 में क्या है, एक समान सिविल संहिता, है ना, बता दिया हमने। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जरा पढ़ लीजिए एक बार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपचारों का अधिकार आपको पता होगा, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ठीक, तो ये सारे हमने डिस्कस कर दिए। ठीक, नेक्स्ट, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये कब कहा गया था, जब हमारे पास अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। तो ये महात्मा गांधी। ठीक है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एक गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। गांधी जी जो हैं, इनको महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर में, ये पूछा जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर किसने कहा था, गांधी जी ने। ये भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 क है ना, के नहीं मतलब 41A, केवल एक मिनट, ये नहीं है, हाँ 41 नहीं, सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, बल्लू नहीं है, लोक सहायता पाने का अधिकार। ये बल्लू पता नहीं कैसे टाइप हो गया यार। लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशा, वो क्या क्या दशाएं हो सकती हैं। आप शिक्षित हो, लेकिन आपके मनोदशा के लेवल में काम नहीं मिल पा रहा है। आप पता चला इंजीनियर हो, बीटेक कर ली हो, हमने कहा चलो नाली साफ करो, करोगे क्या। आपकी जो डिग्री है, जो काम है, न्याय संगत है क्या, बराबर है क्या। आप MBBS कर लियो, डॉक्टर बन गए हो, हमने कहा चलो सड़क साफ करो, या चलो क्या करते हैं, चलो धान काटो, करोगे क्या। मतलब एज अपने घर के करोगे, लेकिन मतलब एज अपनी आजीविका का पालन करने के लिए आप धान काट के तो अपना घर पर नहीं चलाओगे। इसका मतलब है कि आपका जो दशा है, उस दशा से न्याय संगत आपको कार्य मिलेगा, तभी आप करोगे। भले आप छोटा सा क्लिनिक खोल दोगे, चलेगा, लेकिन आप अपने डिग्री के अनुसार ही काम करोगे। तो ये है अनुच्छेद 41 के तहत काम, कुछ दशा में काम, शिक्षा। आप विकलांग हो तो उस लायक काम करोगे, पेपर बांटना शुरू कर दिए, है ना। वृद्धावस्था हो उसके अनुसार, महिला हो उसके अनुसार, तो आपकी जो कार्य होगा वो आपके न्यायोचित होना चाहिए। तो ये है राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में, और एक इसमें है संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 लेके 51 तक। आई होप, यदि ऐसा नहीं होता है तो आप जाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, वो सीधे साफ साफ कह देगा कि भाई DP SP न्यायालय में परिवर्तन है ही नहीं, तुरंत खारिज कर देगा आपके आयज का। अब जाओगे कहाँ, तब तुरंत जाओगे। ठीक है। मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है। अब तो रट गया होगा। तो ये हमारा आखिरी सवाल है। ठीक है, ये आखिरी सवाल है भाई, 33 मिनट हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता को बंद करता है। न्याय संगत कार्य का मतलब, ठीक है, न्याय संगत का मतलब आप बार बार समझिए कि सरकार आपको काम तो दे रही है, लेकिन वो आपके न्याय संगत होना चाहिए। जैसे हम इंजीनियर हैं, ठीक है, आप कह रहे कि चलो एक काम करो तुम, कि चलो ये जो ईटा है ना, ईटा यहाँ से यहाँ करो, इसके लिए मैं तुम्हें काम दूंगा। तो या फिर चलो तुम कोयला फेंको, हटाओ, या चलो गाड़ी साफ करो। तो न्याय संगत होना चाहिए। या आप शिक्षक हो, आपने B.Ed कर रखा है, आपने शिक्षक हो गए हो, B.Ed M.Ed करके आप शिक्षा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर ली है, और आप उस शिक्षा के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आपका जो कार्य होगा वो न्याय संगत होना चाहिए। इसलिए हर एक जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें योग्यता दिखा दी जाती है कि ये योग्यता है, तभी आप आओगे, आपका न्याय संगत उसमें मैच करना चाहिए। कोई मेडिकल का है,
कोई डॉक्टर की वैकेंसी निकली है तो MBBS MD जो भी उसके जो कोर्स होते हैं उसके आधार पे आप आ सकते हैं। अभियंता इंजीनियर की वैकेंसी निकली तो आप BTech MTech डिप्लोमा ITI इस तरह के आप लोग इसमें आएंगे। शिक्षा की बात की जाएगी तो उसके स्तर के लोग आएंगे, पुलिस की बात की जाएगी तो उसके स्तर के लोग आएंगे। मतलब हर एक काम न्याय संगत होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप हमें पता लगे फौज में भेज दिए कि सर आप इंजीनियरिंग कर लिए अब जाओ फौज में, बंदूक उठेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा हमारे पास अनुच्छेद नंबर 42 में। आई होप कि आपको क्लियर होगा मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।